Good morning. Today is 2nd of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले जो ये ऊपर आर्टिकल है, सीएसओ ने अपने नए आंकड़े रिलीज किए हैं और उन्होंने अपने जीडीपी और जीवीए के एस्टिमेशन बताया है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, इस बार भी जो ये साल है काफी गर्म रहने वाला है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से काफी गर्म ये साल रहने वाला है, तो किस प्रकार से हमें तैयारियां करनी चाहिए उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है केरला के एग्रीकल्चर स्टेटस से रिलेटेड, तो काफी पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो गुरमेहर जिन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पे काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी। एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा हम इस आर्टिकल को देखेंगे है क्या आखिरकार ये कंट्रोवर्सी। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये पाकिस्तान ने, अभी आपको याद होगा पाकिस्तान के एक सूफी श्राइन में अटैक हुआ था, आईएसआईएस ने दावा किया था कि उन्होंने ये अटैक किया है। उसके बाद में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया है टेररिस्ट को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर में, तो थोड़े बहुत इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कल को हमारे इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के लिए आपको इस ऑपरेशन का कंटेक्स्ट जानना जरूरी है, तो इसलिए हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल राजनीति से रिलेटेड आर्टिकल है, तमिलनाडु की राजनीति से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ का आर्टिकल है ये भी जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए सीएसओ ने अपने नए आंकड़े रिलीज किए, तो एक बार आप इन पे नजर डालिए उन्होंने क्या कहा है। अभी उन्होंने कहा है कि क्वार्टर थ्री कौन सा होता है। देखिए फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है, तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। अब तीसरा क्वार्टर जो होता है वो अक्टूबर और दिसंबर का। सीएसओ के नए आंकड़े रिलीज हुए हैं, उनमें इन्होंने कहा है कि जो क्वार्टर 3 में यानी अक्टूबर और दिसंबर में जो हमारी जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे इंक्रीज होगी वो 7.0% पे होगी। यह किस लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि आपको याद होगा 8 नवंबर से डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी इंप्लीमेंट कर दी गई थी, वो सब हम अब डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत आप और आंकड़े देख लीजिए कौन कौन से ऐसे आंकड़े उन्होंने रिलीज किए हैं। सीएसओ ने यह भी कहा है कि देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज है ये वाला, ये इंक्रीज करेगा 16-17 में 6.6% से, और जबकि 2015-16 में ये इंक्रीज हुआ था 5.1% से। तो एक प्रकार से ज़्यादा इंक्रीज होगा, ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है इस सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज में। और जो हमारी नेशनल इनकम है वो भी 16-17 में 11.6% से बढ़ेगी, जबकि 15-16 में ये बढ़ी थी 10.2% का। तो इसमें भी एक तरह से उछाल देखने को मिल रहा है नेशनल इनकम के ग्रोथ रेट में। अगला जो आंकड़ा है वो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग से रिलेटेड। 16-17 में ये इंक्रीज होगा 4.4% से। आपको याद होगा मानसून काफ़ी अच्छा रहा था पिछले साल, तो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छे से ग्रो किया। और 15-16 में जो ड्रोट आया था उसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर पाया था, तो 0.8% था 15-16 में। तो पिछले साल यानी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिली एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। अगर होलिस्टिकल पिक्चर देखें, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देखें तो ये है क्वार्टर 1 यानी पिछले साल अप्रैल में जो क्वार्टर स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई, जून 3 महीनों क्वार्टर 7.2% की ग्रोथ रेट, और क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर जिस महीनों में नोटबंदी इंप्लीमेंट की गई थी 7.0% की। ठीक है, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंकड़े इसलिए बताए, थोड़े बहुत और भी हैं ये थोड़े जीवीए के आंकड़े हैं। जीवीए क्या होता है, आंकड़े बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ ग्रोस वैल्यू एडिड होता क्या है। देखिए जिस प्रकार से जीडीपी होता है, जीडीपी कोई भी क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर में, जिसे आमतौर पे 1 साल लिया जाता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं किसी टेरिटरी में, जैसे कि भारत मानते हैं, तो भारत की जीडीपी वो होगी कि 1 साल में, यानी अगर 2016-17 माने तो जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हमारे भारत के अंदर में, जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, वो होती है जीडीपी। तो ग्रोस वैल्यू एडिड भी काइंड ऑफ वैसा ही कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। ग्रोस वैल्यू एडिड में इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम नहीं काउंट करते। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे, मान लीजिए कार बनानी है तो बीच में व्हील भी बनेंगे, स्टीयरिंग भी बनेंगे, उन सब की कॉस्ट निकाल दी जाती है, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम नहीं काउंट करते ग्रोस वैल्यू एडिड जब हम निकालते हैं। तो रिलेशन क्या है ग्रोस वैल्यू एडिड और जीडीपी के बीच में? रिलेशन ये है, देखिए ग्रोस वैल्यू एडिड में अगर टैक्स लगा दिए जाएं, टैक्स जैसे सेल टैक्स लगता है, वैट टैक्स लगता है, और माइनस में सब्सिडीज घटा दी जाए, तो जीडीपी इसके बराबर में होती है। तो समझ गए, जीवीए प्लस में टैक्स, जो भी टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल टैक्स या फिर वैट टैक्स, माइनस में सब्सिडीज गवर्नमेंट कई तरह की देती है, तो इजिकल टू जीडीपी। अब ये आंकड़े सब जो रिलीज करता है वो कौन करता है? ये करता है सीएसओ रिलीज, स्ट्रेटेजिस्ट मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है, और ये सभी तरह के जो स्ट्रेटेटिक्स होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करता है और इवॉल्व भी करता है। जो स्ट्रेटेजिस्ट
बड़ी मुश्किल आ रही है स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्ड्स बोलने में ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये इट्स ए वेल इक्विप्ड ग्राफिकल यूनिट और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। और कैलकाटा में देखिए जो ये है, ये प्लानिंग वगैरह करता है, वर्क प्लानिंग टू एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो थोड़ा सा ये सीएसओ के बारे में अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आ जाए तो। अब दोबारा से वो पिक्चर आपको दिखाता हूं जो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। ग्रोस वैल्यू एडिड बेसिक प्राइसेस पे 6.6% से बढ़ेगा। प्राइवेट कंजप्शन है वो बढ़ गई है, 10.1% हो गई है। Q3 की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए स्पेशल Q3 के आंकड़े रिलीज हुए हैं ना। एग्रीकल्चर 6% से बढ़ा है और इंडस्ट्री 6.6% से। वैसे यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे है। वो जो 4.4% है ना, वो पूरे साल का है। पहले आपने पढ़ा था जैसे एग्रीकल्चर 4.4% से बढ़ा, वो पूरे साल का है। और ये Q3 का है, सिर्फ 6% से एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर भी ग्रो करता है 6.8% से। अब बात ये आती है कि देखिए इतने सारे आंकड़े आपको बताए कि आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। कोट करके अपने आंसर्स में तो काफ़ी अच्छा रहता है। और अब जो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरी पिक्चर समझने की कोशिश कीजिए आप देखिए 8 नवंबर को नोटबंदी इंप्लीमेंट हुई। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि डिमांड काफ़ी कम हो जाएगी क्योंकि नोटों की अवेलेबिलिटी नहीं है, लोगों ने अपने बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश कर पाए और पैसे नहीं थे, तो इसलिए लोग ज़्यादा सामान भी नहीं खरीद पाए। तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो जो है प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई तो काफ़ी लोगों की जॉब्स भी गई, नौकरियां गई, क्योंकि ज़्यादा सामान अगर फैक्ट्रियां प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं तो डेफिनेटली लेबर को जॉब से निकाला जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है। रिजर्व बैंक ने भी कहा कि डिमांड में कंप्रेशन आ गया है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि जीडीपी हमारी लॉस हो जाएगा, जॉब लॉस हो जाएगा, जीडीपी स्लो ग्रोथ होगी, जीडीपी की जो ग्रोथ होगी। लेकिन अब इन सब बातों पर विराम लगाते हुए जो सीएसओ के आंकड़े आए हैं, हम सब ने अब ये डिस्कस किए हैं। तो 7.1% से हमने डिस्कस किया और Q3 में खास करके 7% से, तो बिल्कुल मार्जिनल डिक्रीज है। तो कहने का मतलब ये है, पूरी जो हमने कहानी डिस्कस करी एक फैक्ट्स बेस पे, ऑब्जेक्टिव बेस पे, कि जो इकोनॉमी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि नोटबंदी के बाद में काफ़ी डिक्रीज होगी, वैसा इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है। अब थोड़ा और रिजिलियंस शो किया है हमारी इकोनॉमी ने। रिजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, यानी नोटबंदी का इतना इफेक्ट हुआ नहीं। एग्रीकल्चर, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे साल 4.4% और Q3 यानी अक्टूबर से दिसंबर में 6% से ग्रो किया। माइनिंग भी 6%, 6.8%, ये सब हमने अभी डिस्कस किए थे आंकड़े, और PDF में आपको मिल जाएंगे जो जब डाउनलोड करोगे आप ये सब। और अब बाद में देखिए जो ग्रोस वैल्यू एडिड है, ग्रोस वैल्यू एडिड में 6.6% से बढ़ी है पूरे Q3 की देखें तो। ये हमने अब सब डिस्कस कर लिए, पिक्चर्स इन्फोग्राफिक्स से मैंने आपको ये सब शो कर दिया काइंड ऑफ। और वही सेम बात दोबारा रिपीट हो रही है कि सेकंड क्वार्टर में 3.8% से बढ़ी थी एग्रीकल्चर, लेकिन थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर से दिसंबर में 6% से बढ़ी है क्योंकि मानसून अच्छा था और माइनिंग भी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। और दूसरा जो ये डिमोनेटाइजेशन के बाद में माइनिंग 7.5% से बढ़ा है और मैन्युफैक्चरिंग 8.3% से बढ़ा है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो भी काफ़ी अच्छी खास इनकी ग्रोथ रेट रही है। और देखिए बात ये है कि लेकिन जो सेक्टर नहीं बढ़ा वो रियल एस्टेट नहीं बढ़ा, क्योंकि रियल एस्टेट तो काफ़ी जैसे ब्लैक मनी काइंड ऑफ अगर कम हुई है तो बबल क्रिएट था रियल एस्टेट में तो ब्लैक मनी का, तो नोटबंदी के बाद में वो बबल टूट गया तो रियल एस्टेट के दाम कम हो गए। अब जिनके देखिए अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है किसी की, अब नोटबंदी के बाद में उसकी प्रॉपर्टी होगी 50 लाख की, मान लीजिए, रेट कम हो गए तो कौन बेचेगा ना इस रेट पे। तो डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं वो इंतजार करना पसंद करेंगे कि हम बाद में बेचेंगे, जब 1 करोड़ दोबारा से रेट लौट के आएगा तब बेचेंगे, अब अभी हम नहीं बेचेंगे। इस प्रकार से जो रियल एस्टेट में जो ट्रेड है वो काफ़ी कम हो गया नोटबंदी के बाद में। और उसके बाद में वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये कहा था कि जो इस प्रकार के आंकड़े आएंगे वो सही पिक्चर्स को नहीं दिखाएंगे। वो सही पिक्चर्स को क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि जो ये सीएसओ के आंकड़े होते हैं वो फॉर्मल फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जबकि इनफॉर्मल जॉब्स कितनी गई, इनफॉर्मल्स जो फिगर्स हैं वो कितनी है, वो एक प्रकार से ये कंटेक्स्ट में नहीं ले पाते और डिसीजन लेते वक्त, पूरा एनालिसिस करते वक्त उनको ये कंसीडर नहीं कर पाते क्योंकि वो उपलब्ध नहीं हो पाते इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो आंकड़े हैं। यही कहा था इकोनॉमिक सर्वे ने। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि देखिए पूरे नोटबंदी का इफेक्ट है वो इनफॉर्मल सेक्टर पर सबसे ज्यादा है, और जो फॉर्मल आंकड़े आएंगे सरकार की तरफ से वो इनफॉर्मल चीजों को एक लेवल से ज्यादा कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। ये उस कंटेक्स्ट में है जब सीएसओ ने एक काफी अच्छी पिक्चर रखी है भारत की इस नोटबंदी के बाद में भी कि इंडिया की इकोनॉमी ने एक रिजिलियंस शो किया है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में।
हमारा जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये आता है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंदर में। इन्होंने कहा है कि इस साल भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है गर्मियों में। और एक प्रकार से यह याद दिलाता है कि पिछले 2-3 साल से जो टेम्परेचर है वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। 2015 में भी, 16 में भी हीट वेव आई थी पिछले साल, आपको याद होगा। हीट वेव तब होती है जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें होती हैं, तब उस सिचुएशन को कहते हैं हीट वेव। और 2015 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था और 2016 के पहले क्वार्टर में भी आया। और ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनेशनल वेदर ब्यूरो है उन्होंने भी कहा कि 50% ऐसे चांस है कि इस साल जो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और इल नीनो आएगा। ये इल नीनो क्या होता है? इल नीनो ये होता है कि देखिए, साउथ अमेरिका के पास में जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे देखिए ये साउथ अमेरिका है, ये सारे चिली है यहाँ पे आमतौर पे ना टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है। और जो टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर। और यहाँ पे जो होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर, और प्रेशर होता है लो प्रेशर होता है। तो आपको पता है कोई भी चीज़ पानी वगैरह मूव करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, आमतौर पे सिचुएशन ये होती है कि यहाँ से यहाँ मूव करता है पानी। और बाद में आपको ये भी पता है कि यहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ से मूव किया तो बाद में यहाँ पे हवाएं चलती हैं, फिर मानसून भी आता है हमारे यहाँ से करके, साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, ठीक है। अब लेकिन इल नीनो में क्या होता है? इल नीनो में उल्टा हो जाता है, वार्मिंग हो जाती है इस वाटर की। यानी साउथ अमेरिका का जो आसपास का जो है, चिली के आसपास का, पेरू को जो करंट होती है, वहाँ का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म पानी यानी टेम्परेचर हो गया हाई टेम्परेचर, प्रेशर यानी लो हो गया। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो पानी पहले यहाँ से यहाँ मूव करता था, तो अब मूव करेगा यहाँ से यहाँ पे, समझ गए। अब यहाँ से यहाँ मूव करेगा ऑस्ट्रेलिया से, तो हमारे मानसून भी नहीं आएगा, मतलब आएगा तो सही लेकिन ज़्यादा मजबूत नहीं आएगा, क्योंकि पहले जो चीज़ वहाँ पीछे से आ रही थी फिर ऐसे चलती थी, अब वो चीज़ तो उल्टी जा रही है। तो काइंड ऑफ हमारा जो मानसून है वो कमज़ोर हो जाता है। यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून आ जाता है, ये इक्वेटर है, तो ये कमज़ोर हो जाता है। इसको कमज़ोर होने की वजह से बारिश नहीं आती तो गर्मी ज़्यादा होती है। अब देखिए, जो IMD है उन्होंने अपने फोरकास्ट में कह दिया है, तो काफ़ी एक प्रकार से ये सही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वेदर ब्यूरो है उन्होंने भी कह दिया है। तो पब्लिक डिस्ट्रेस की संभावना है कि इस साल ज़्यादा पब्लिक को एक प्रकार से गर्मी सहन करनी पड़ेगी। तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था। तो अभी इस पहले से IMD ने बता दिया है, तो ज़रूरत यह है कि सारे गवर्नमेंट अपने हिसाब से तैयार कर ले सिचुएशन से निपटने के लिए। जो एग्जामिनेशन वगैरह है वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और जबकि UPSC वालों को तो कोई ऑप्शन है नहीं, 18 जून का पेपर है, बहुत गर्मी होगी उस टाइम पे। और देखिए पिछले साल क्या हुआ था, पिछली बार छुट्टियां बढ़ा दी गई थी स्कूलों की, तो इस साल भी काफ़ी मुमकिन है कि छुट्टियां बढ़ा दी जाए स्कूलों की। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो किसानों पर पड़ता है, क्योंकि बारिश नहीं आएगी तो ड्रोट आएगा, सूखा आएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क उनको पड़ता है। और अर्बन में भी, अर्बन सिटीज़ में काफ़ी तरह की दिक्कत आती है जब गर्मी होती है, बारिश नहीं आती। जो उनके रिजर्वर्स होते हैं, अर्बन रिजर्वर्स होते हैं, वो सूख जाते हैं, वो दोबारा से फिल नहीं हो पाते। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस इस प्रकार से लिए जाने की आवश्यकता है ताकि पूरी आने वाली सिचुएशन से, जो ज़्यादा गर्मी आने वाली है, उससे निपटा जा सके आसानी से। और उसके बाद में देखिए, वैसे तो अगर हम वेदर का अनुमान लगाएं तो लोकल फेनोमेनन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी नासा ने एक जो रिकॉर्ड पेश किया, एक आंकड़े पेश किए, प्रेजेंट किए। इन्होंने कहा कि देखिए पिछले 3 सालों में वार्मिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी अगर पूरे कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देखें तो 2001 के बाद से जितने भी साल हुए हैं, 16 साल हुए हैं, वो अभी तक की पूरी जब से रिकॉर्ड करने लगे हैं टेम्परेचर, उसमें से 17 में से सबसे ज़्यादा 16 वार्मेस्ट ईयर्स हैं 2001 के, जो अभी भी 16 साल हुए हैं। यानी हर एक साल जो आने वाला साल है वो वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर साबित होने वाला है। और उसके बाद में देखिए, सिर्फ अगर यूं कहें कि इल नीनो इसके लिए जिम्मेदार है, वो तो कहना एक प्रकार से काफ़ी गलत होगा, क्योंकि और भी काफ़ी कारण है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती ही जा रही है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। और आपको पता होगा कि पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट हुआ था, उस पर भी अब ट्रंप उस पर सवाल उठाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि वो सिर्फ एक बातें हैं और कुछ नहीं है बातों के अलावा। और देखिए, वैसे पूरे अगर धरती का टेम्परेचर देखें तो एक प्रकार से ये आंकड़ा है कि 0.91 डिग्री सेल्सियस से ये बढ़ गया है लॉन्ग टर्म एवरेज से। और नासा ने इसको कहा है कि 0.99 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है धरती की, उससे बढ़ गया है अभी तक। क्लियर साइंस ये है कि देखिए, जो एमिशंस हैं वो हमें कम करने होंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी होगी जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम होए, क्योंकि ये जो पिक्चर सामने आ रही है आंकड़ों के बेस पे, काफ़ी चिंतनीय विषय यह है।
और उसके बाद में आता है कि देखिए वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में इफ देयर इज नो वाटर देयर नियर अबाउट अस देन इट वुड बी लाइक बिग प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि गर्मियों से जो निजात पाई जा सकती है वो वाटर से पाई जा सकती है। वाटर के बिना तो पीने का जब पानी नहीं उपलब्ध होगा तो किस प्रकार से दिक्कत आएगी गर्मियों में, आपको भी पता है कितनी प्यास लगती है और बाकी दिनचर्या के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और ट्री कवर है, इसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है बिल्कुल युद्ध स्तर पे, क्योंकि देखिए ग्रीन हाउस जो गैस एमिशंस होती है, ट्री इज द मेजर सोर्स विच कैन एब्जॉर्ब द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, सो दैट्स व्हाई इट्स अर्जेंट नीड दैट द एक्सपेंशन ऑफ ट्री कवर मस्ट टेक प्लेस। और खास करके सिटीज में, शहरों में ट्री कवर जरूर बढ़ना चाहिए। रूरल इंडिया की बात करें तो देखिए सरफेस इरिगेशन फैसिलिटीज है जैसे कि तालाब वगैरह, वो इंश्योर करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर देखिए सूखा आता है तो किसानों की फसलें खराब होती हैं तो इमीडिएट रूप से जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसका लाभ किसान उठा सकें और एक इनकम सोर्स उनके पास में हो सके। अगर बारिश नहीं आती है, उनकी फसलें अच्छे से नहीं उगती है, तो ऐसा गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। और क्लाइमेट फंड भी बनने चाहिए, अगर कोई फसलें खराब होती है तो जल्दी से उनको कंपनसेशन रिलीज की जा सके। अर्बन में वाटर सप्लाई है वो भी ऑगमेंट की जानी चाहिए। ये सारे वे फॉरवर्ड हैं, क्योंकि हमें पता लग गया कि बारिश कम होने वाली है, तो ये सारे जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट को लेने चाहिए। अर्बन में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सप्लाई इंश्योर करने की आवश्यकता है अर्बन सिटीज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वर्स बनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था। गर्मी आने वाली है, क्या होना चाहिए, क्या इसका फर्क पड़ सकता है, 3-4 मुद्दे इसमें डिस्कस किए गए हैं। अगला जो आर्टिकल है वो केरला से रिलेटेड है। चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री से मिले, कंटेक्स्ट ये है। चीफ मिनिस्टर केरला के जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि हमारे स्टेट केरला में अभी राइस की कमी होने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि आप पर्याप्त मात्रा में राइस को एलोकेट कीजिए केरला को, आप चावल दीजिए केरला को। ऐसा उन्होंने गुजारिश की केरला के चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री से। अब क्वेश्चन यह उठता है कि वो केरला जो पुराने टाइम में काफ़ी संपन्न था राइस में, काफ़ी अच्छी खेती वहाँ पे होती थी, आज ऐसा टाइम हो गया कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री से मिलने लगे हैं, ताकि ऐसी गुजारिश वो करने लगे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अच्छा खासा राइस का एलोकेशन करे केरला को, ताकि वहाँ पे केरला में राइस की दिक्कत ना आए। तो ऐसा क्या हुआ कि जो केरला एग्रीकल्चर से संपन्न था वहाँ पे आज इतनी ज़्यादा चावल की कमी आ गई है। तो उसी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की हैं इस आर्टिकल में। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये कहते हैं कि देखिए खेती आज काफ़ी कम होती है केरला में। 1970 में जब वहाँ पे ऑयल क्राइसिस हुए अरब कंट्रीज़ में, तेल के दाम काफ़ी बढ़ गए। तेल के दाम बढ़े तो काफ़ी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई वहाँ की अरब कंट्रीज़ की, तो माइग्रेशन काफ़ी बढ़ गई। हमारे देश से केरला से काफ़ी लोग गए वहाँ पे काम करने। वहाँ पे लोग देखिए पहले जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे वहाँ पे लोग अब काम करने चले गए अरब कंट्रीज से, केरला से अरब कंट्रीज में काम करने चले गए। तो पीछे लेबर की कमी हो गई केरला में। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर महंगा पड़ने लग गया, लेबर की शॉर्टेज हो गई तो दिहाड़ी ज़्यादा हो गई, वेजेस के रेट बढ़ गए तो एग्रीकल्चर महंगा पड़ने लग गया तो लोगों ने छोड़ दिया। लोगों ने सोचा कि देखिए सस्ता अनाज तो दूसरे राज्यों से मिल जाता है, बिहार, मध्य प्रदेश, जो तमिलनाडु, जो दूसरे राज्य हैं वो चावल उगाते हैं, चावल की खेती करते हैं, वहाँ से अगर सस्ता चावल मिल जाता है तो जरूरत ही क्या है इतनी महंगी खेती करने की। तो उन्होंने ये सोचा। उसके बाद में काफ़ी एक प्रकार से कम हो गया जो एग्रीकल्चर था, जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड था वो इस्तेमाल होने लग गया दूसरे चीज़ों के लिए, इसीलिए चावल की कमी हो गई। और दूसरा ये कारण डिस्कस करते हैं कि देखिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए थे, यानी लैंड रिफॉर्म्स जब हुए थे पूरे देश के अंदर में, तो उसमें ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स थे जो यानी टेनेंसी थी उसको एबोलिश कर दिया गया, यानी जो उगाते थे टीनेंट्स जो होते थे, यानी लैंड ओनर्स इनसे काम करवाते थे, उन लोगों को कहा जाता था टीनेंट्स। अब टीनेंसी तो खत्म कर दी लैंड रिफॉर्म्स ने। अब देखिए टीनेंसी खत्म कर दी, लेकिन जो जिनका लैंड है वो अब खेती कर नहीं सकते, या तो उनमें विलिंगनेस नहीं है, या तो उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। और इस तरह से अब दिक्कत क्या है, वो जिनके पास में लैंड है वो खेती करना नहीं चाहते, और जो खेती करना चाहते हैं उनके पास में लैंड नहीं है। समझ गए, ये दिक्कत है। अब इसीलिए अब आदिवासियों ने वहाँ पे एक तरह से प्रोटेस्ट किया कि हमें आप लैंड दीजिए ताकि हम जीवन यापन कर सके, खेती करके अपने 2 वक्त की रोटी कमाई जा सके। और लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो देखिए बात यह है कि केरला एक वन ऑफ द ऐसा रीजन है, अगर जिम्बाब्वे को छोड़ दिया जाए, जहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स के बाद में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है। सॉरी, आमतौर पे होता है ऐसा कि देखिए जब भी लैंड रिफॉर्म्स आते हैं तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आते हैं। आपको याद होगा कि हमारे देश में भी लैंड रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। लेकिन केरला में उल्टा हुआ है। इवन चाइना में भी माओ ने लैंड रिफॉर्म्स लाए तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी थी, फूड प्रोडक्शन थी, काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ,
लैंड रिफॉर्म्स के बाद में लैंड रह गया लैंड ओनर्स के पास में, टेनेंसी तो रही नहीं, तो वहां पे वो चाहते ही नहीं कि हम उगाएं, वो कल्टीवेट करना ही नहीं चाहते। और लीजिंग थी, यानी लीज पे लैंड देना था। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था कि जिनके पास में लैंड है वो लीज पे किसी और को दे दे, वो बैन कर दिया वहां के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ने। तो देखिए कितना वैसा काम हो गया, जिनके पास में है खेत वो किसी और को दे भी नहीं सकते लीज पे, क्योंकि वो गैर कानूनी हो जाएगा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर में। तो अब वे फॉरवर्ड में यही कहते हैं कि देखिए अभी टाइम आ गया कि आप कानून बनाइए। वो टाइम था, वो और था जब एक्सप्लोटेशन होता था टेनेंट्स का। आज टाइम बदल गया है, तो आज ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिनके पास में खेत वगैरह है, लैंड है, तो वो किसी और को दीजिए। अगर आप खेती नहीं करना चाहते तो ऐसा कानून तो होना चाहिए ना, वो किसी और को दे सके, वो तो कम से कम खेती कर सकें, वो तो कम से कम उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सबसे बड़ी बात जो है फूड सिक्योरिटी, वो तो हो सके कम से कम इंश्योर गवर्नमेंट कर सके। और बाद में यही आती है कि देखिए जो पॉलिसी है केरला के अंदर में, उन्होंने एड्रेस नहीं किया कि स्टेपल फूड की प्रॉपर प्रोडक्शन हो। और पिछले 50 साल ऐसे हो गए कि वो कम होती जा रही है जो स्टेपल फूड की प्रोडक्शन है केरला के अंदर में। फिर ये कहते हैं कि सीखना चाहिए केरला को, दिल्ली से सीखना चाहिए। दिल्ली से कैसे सीखना चाहिए, ये केस बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये केस क्या था। देखिए PL 480 का एक केस था। PL 480 एक प्रोग्राम था, हम अमेरिका से अनाज खरीदते थे। 1960 की बात है, 60-70 के बीच की बात है, 64-65 के आसपास की। तो हम अनाज खरीदते थे यूएस से। उस टाइम पे नया नया हमारा देश आज़ाद हुआ था, फूड सफिशिएंसी नहीं हुई थी उस टाइम पे हमारे देश में, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो अमेरिका से हम अनाज खरीदते थे। तो देखिए उस टाइम पे ना वियतनाम में वार चल रहा था, तो अमेरिका हमारा स्टैंड अपने पक्ष में लेना चाहता था वियतनाम वार के बारे में। वो चाहता था कि इंडिया सपोर्ट करे यूएस को, जिन्होंने वार स्टार्ट किया था वियतनाम में। अब हुआ क्या कि हम उनसे अनाज मांगने लगे, तो वो हमें काइंड ऑफ ब्लैकमेल करने लगे। उन्होंने अनाज तो हमें दिया, लेकिन जो अनाज के शिप्स आ रहे थे काफ़ी डिले से आ रहे थे, जानबूझ के वो डिले कर रहे थे, और काफ़ी हमारे देश में अनाज की कमी थी। तो इस बारे में काफ़ी ह्यूमिलेशन हमारा हुआ कि 100, मतलब उस टाइम पे तो काफ़ी कम जनसंख्या थी भाई, इतनी सारी जनसंख्या, वो फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो इस ह्यूमिलेशन जो हमारा हुआ, जो वो अनाज भेज रहे थे यूएस वाले, काफ़ी डिले से भेज रहे थे, काफ़ी थोड़ा थोड़ा करके भेज रहे थे अनाज हमारे लिए। हमने उसी टाइम सोच लिया था कि एक प्रकार से फूड सफिशिएंसी हमारे देश में आनी चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे देश में, इस बात से सबक लेके, जो PL 480 प्रोग्राम था। एक और बात भी आपको याद होगा कि एक कांग्रेसी घास का नाम आपने सुना होगा, सुना ही होगा पक्का। कांग्रेसी घास क्या होती है? कांग्रेसी घास ये होती है, देखिए ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ यूएस जब हमें अनाज भेजता था, एक्सपोर्ट करता था, तो उसमें इस तरह के वीड्स भी आने लग गए थे जो अपने आप से काफ़ी ज़्यादा फैलते थे, एक्सपेंशन इसका काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इस वजह से ये काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, पानी सोख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं धरती से उसको सोख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि ये भी उस टाइम पे इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कांग्रेस की देन है, ये जो कांग्रेसी घास है। तो ये PL 480 प्रोग्राम में ही आया था, ये जो वीड्स हैं। तो ये थोड़ा सा बात है। तो ये अब इंपॉर्टेंट किस लिए इस आर्टिकल के मद्देनज़र, क्योंकि देखिए इन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली ने, यानी हमारे पूरे देश ने फूड सफिशिएंसी पाई उस PL 480 प्रोग्राम के बाद में, जिसमें हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ था, तो वैसा ही एक प्रोग्राम अभी केरला को चलाना चाहिए। तो केरला में अब फूड सफिशिएंसी नहीं है, तो अब उनको भी ऐसा इस बात से सबक लेते हुए कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए ताकि वो भी अपने राज्य के अंदर में एक प्रकार से फूड सफिशिएंसी वहां पे आए। अब देखिए और जो बातें आती हैं, ये कहते हैं कि सिर्फ एक जो लीजिंग एक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर है अच्छा नहीं है केरला के अंदर में। और वो कौन सी चीज़ें हैं? ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, सैंड माइनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सीमेंट वगैरह यूज़ होता है सैंड माइनिंग से, और फिर वो लग्जरी घर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी काफ़ी इलिनिएट हो गया है। हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सही में, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस द इंग्लिश वर्ड्स व्हेन यू आर स्पीकिंग इन हिंदी कंटिन्यूसली। तो एलिनेशन हो गया एग्रीकल्चर लैंड का वहाँ पे। अब वे फॉरवर्ड में क्या है, कुछ सलाह देते हैं, ये कहते हैं कि देखिए रियल एस्टेट में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए जो वहाँ का लैंड है, तो खेती के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। रियल एस्टेट या बाकी चीज़ों के लिए सिर्फ उसी लैंड का यूज़ होना चाहिए जो इनफर्टाइल है, यानी अनुपजाऊ भूमि का यूज़ होना चाहिए रियल एस्टेट और दूसरे कामों के लिए। चाहे आप किसी लैंड का यूज़ करते हो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के लिए, तब भी वो लैंड हो डिग्रेड हो जाता है, उस पर आप खेती नहीं कर सकते। तो जरूरत ये है कि केरला को अपनी एक अलग से लैंड यूज़ की पॉलिसी की आवश्यकता है, और स्टेट को यह कंसीडर करना चाहिए कि
एक प्रकार से जो लीजिंग है वो आसान कर दी जाए, और जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो लैंड डिवाइडेड है उसको पूल करके एक प्रकार से बड़ा ऐसी पॉलिसी बनाई जा सके जिसके अंदर में जो लैंड है उस पूल किए हुए लैंड को आदिवासियों को दिया जा सके और वो खेती कर सके। लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा, ऐसा ये कहते हैं। अब देखिए अगला जो आर्टिकल आता है गुरमेहर का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये आर्टिकल, काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती, क्या हमारे देश में सभी समस्याएं खत्म हो गई हैं? मीडिया का काम यह है कि सभी समस्याएं जो हमारे देश में हैं उनको उजागर करना, सरकार उन पर कार्रवाई करे। अब देखिए ये जो पैराडाइम क्रिएट हो गया है, नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनलिस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वर्सेस में नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म, ये सारा जो पैराडाइम क्रिएट हो गया है, मीडिया को इस प्रकार से ये उछालना ही नहीं चाहिए। जानबूझ के मीडिया की क्रिएशन है, जैसे सारी समस्याएं हमारे देश में खत्म हो गई हैं, सिर्फ एक यही समस्या रह गई है कि एक कॉलेज की मानता हूं मैं। देखिए बात यह है, सबसे बड़ा पैट्रियोटिज्म सबसे ऊपर है, नेशनलिज्म सबसे ऊपर है, इस बात से तो कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। सबसे पहले मैं आपको 4-5 चीजें बताता हूं। देखिए क्या हमारे देश में देश विरोधी नारे लगते हैं तो क्या हम उसको सहन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जो देश विरोधी नारे लगाते हैं हमारे देश के अंदर में। क्या किसी वुमन के खिलाफ में रेप के थ्रेट्स दिए जाते हैं ट्विटर या फिर फेसबुक पे, क्या उनको सहन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वुमन की डिग्निटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। अब बात आती है कि कैसे कुछ लोग, कुछ शख्स इस पूरे कंट्रोवर्सी को, कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही होगा क्या है। कंट्रोवर्सी तो सिंपल, अगर 20 सेकंड में आपको बताऊं तो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था रामजस कॉलेज में, जिसमें उमर खालिद, जिन पे आरोप यह था कि जेएनयू में उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, हिंदुस्तान की बर्बादी हो, टुकड़े होंगे, इस प्रकार के उन्होंने नारे लगाए, देश विरोधी थे। वो डीयू के कॉलेज रामजस में एक सेमिनार को संबोधित करने गए थे, तो उसके बाद में लड़ाई हो गई थी वहाँ पे। उसके बाद में ये जो गुरमेहर हैं, एक शहीद की बेटी हैं ये, और इन्होंने ये कहा कि मेरे पिताजी को पाकिस्तान ने नहीं मारा, वार ने मारा है। तो देखिए काफ़ी तरह के अपने अपने व्यूज़ हैं इसमें। लक्ष्य मूवी का एक सीन है कि जो ये वार किया था, कारगिल ने वार हमने नहीं किया था, ये वार हमने बिल्कुल भी नहीं किया था। पाकिस्तान ने अपने जो घुसपैठिए थे वो हमारे देश में भेजे थे, तो काइंड ऑफ ये वार नहीं था, हम हमारे देश की एक प्रकार से सुरक्षा कर रहे थे। उसके बाद में जो इनके खिलाफ में काफ़ी थ्रेट्स आए, जो रेप के थ्रेट्स आए, वो काफ़ी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कार्रवाई होना चाहिए जिनके भी खिलाफ में हो। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके खिलाफ में वीरेंद्र सहवाग, इन्होंने कहा कि ट्रिपल सेंचुरी मैंने नहीं मारी, तो इनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। इन्होंने किसी प्रकार की गाली नहीं दी वीरेंद्र सहवाग ने, इन्होंने अपना व्यू रखा इन पे, तो इनकी भी काफ़ी आलोचना हुई, तो वो भी गलत है। वीरेंद्र सहवाग की आलोचना भी नहीं हुई थी, गुरमेहर की आलोचना भी नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने अपना व्यू रखा, जो भी है, इन्होंने कुछ देश के खिलाफ में काम नहीं किया, इनका अपना पर्सनल व्यू है, कोई बात नहीं। वीरेंद्र सहवाग का भी अपना पर्सनल व्यू है, कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजी में आके, और खाम खा की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। फिर ये लोग कूद जाते हैं, जावेद अख्तर कहते हैं कि इलिटरेट्स बताते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर को, वो भी गलत है। देखिए सीधी सी बात है, हमें तो इस तरह के इमोशंस में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो आइडियोलॉजी होती है, जो ये क्या होती है, आइडियोलॉजी की डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ। आइडियोलॉजी की डेफिनेशन एक एक्सपर्ट ने दी थी, उन्होंने कहा था कि देखिए कि कुछ लोग ऐसा मानने लगते हैं कि जो उनके आइडियाज़ हैं वो सबसे ऊपर हैं, उनके आइडियाज़ वो हैं, वो अच्छे हैं, और इस बात पर वो अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं और लड़ने मारने को भी उतारू होते हैं। वही सब देखने को मिल रहा है हमारे देश में, जो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। लेफ्ट वाले कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है, दूसरे लोग कहते हैं हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है। आइडियोलॉजी क्या अच्छी है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के, देश के जो अपना नेशनलिज्म है, यानी ये देश विरोधी नारों के खिलाफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, वुमेन की डिग्निटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बाकी तो पॉलिटिशियन है, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमारा काम तो ब्यूरोक्रेसी में हमें तो रोकना है। जो ये आपस में लड़ते हैं हमें तो उन्हें रोकना है। कल को अगर ब्यूरोक्रेट्स बन गए, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो ये जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा हमें करनी है। ये लोग लड़ेंगे, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है इनको, और कुछ नहीं करना हमें। खामा खां का लड़ते रहते हैं। चलिए अगला जो है वो है पाकिस्तान का आर्टिकल है। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान का आर्टिकल है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस आएंगे तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार। तो पाकिस्तान में अभी आपको याद होगा सूफी श्राइन पे एक अटैक हुआ था। सूफी श्राइन पे अटैक हुआ था, आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ने उस अटैक की जिम्मेदारी ली थी, और उसके बाद से पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है रादुल फसाद। इस ऑपरेशन का नाम है, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने यह कहा कि हम आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे।
यानी जहां कहीं भी हैं उनको ढूंढ के निकालेंगे और मारेंगे। पाकिस्तान ने ऐसा कहा, उन्होंने ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है रादुल फसाद। इससे पहले भी 2014 में एक पेशावर में अटैक हुआ था, तहरीक तालिबान ने वो अटैक किया था और काफ़ी मासूम लोगों की वहाँ पे बच्चों की जाने गई थी, 160 के आसपास बच्चों की जाने वहाँ पे गई थी। उसके बाद भी पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था टेररिस्ट को मारने के लिए, जिसका नाम था जर्ब ए अजब। इस प्रकार का उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो अब देखिए कितना पाकिस्तान डिस्क्रिमिनेशन करता है आतंकवादी ऑपरेशंस में, और क्या जो अब उन्होंने ऑपरेशन चलाया है रादुल फसाद पूरे देश में, और पहले उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था जर्ब ए अजब, क्या फ़र्क है इन दोनों ऑपरेशंस में, तो उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि जो आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर में आता है वो आता है खास करके डूरंट लाइन से, यानी बॉर्डर पार से वो टेररिज्म आता है, अफगानिस्तान की धरती से वो टेररिज्म आता है। और जबकि अफगानिस्तान यह कहता है कि तो तालिबान अटैक करता है अफगानिस्तान के अंदर में, वो अटैक करता है तालिबान क्योंकि वो पनपता है पाकिस्तान की धरती पे और पाकिस्तान उस टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो काइंड ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये जो बॉर्डर है वो वहां से आतंकवादी आते हैं। अब यहां पे ये देखें हम कि तालिबान और तहरीक तालिबान क्या क्या है। देखिए तालिबान था नाम, शुरू में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, ये इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है इंडियन मुजाहिदीन से। वहाँ पे जब 1979 में यूएसएसआर था अफगानिस्तान के अंदर में, तो वहाँ पे अमेरिका नहीं चाहता था कि यूएसएसआर रहे अफगानिस्तान के अंदर में, तो यूएसए ने उस टाइम पे मुजाहिदीन थे उनको पैसा देना स्टार्ट कर दिए, मुजाहिदीन लड़ाकों को। तो बाद में देखिए 1979 में यूएसएसआर तो चला गया, लेकिन वो जो मुजाहिदीन थे फिर उन्होंने अपनी ही सत्ता इस्टाब्लिश करने की कोशिश करी अफगानिस्तान के अंदर में, जो बाद में तालिबान बन गया। और बाद में देखिए पाकिस्तान ने इस तालिबान को सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि अगर अफगानिस्तान उसके पाकिस्तान के इशारे पर नाचेगा तो उसका फ़ायदा होगा, और काइंड ऑफ जो भी गवर्नमेंट हो अफगानिस्तान के अंदर में उस पर इन्फ्लुएंस होना चाहिए पाकिस्तान का। इसलिए पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान लड़ाकों को सपोर्ट करी, जगह दी, पैसे दिए, हथियार दिए। लेकिन वही तालिबान बाद में बन गया तहरीक तालिबान, यानी एक मतलब ये नहीं पूरा नहीं बन गया, यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तालिबान, एक तो तालिबान ही रहा, एक बन गया तहरीक तालिबान। अब जिस तालिबान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया उसका एक पार्ट बन गया तहरीक तालिबान। वो तहरीक तालिबान अब पाकिस्तान में भी शरिया कानून इस्टाब्लिश करना चाहता है और वो बार बार अटैक करता है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी अब तो इस्लामिक स्टेट भी आ गया है। समझ गए, ये पूरी कहानी है। यानी पाकिस्तान ने सांप को पनाह दी, वही सांप अब पाकिस्तान को काट रहा है, जो कि है आतंकवाद। अब दूसरी बात यह आती है कि जो जर्ब अजाब था वो फेल हो गया था। थोड़ा बहुत इसका जो पिछला ऑपरेशन पाकिस्तान ने चलाया था आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए वो फेल हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी फ़र्क किया था मिलिटेंट्स के बीच में। थोड़ा बहुत ट्राइबल एजेंसीज थे, वहीं पे इसका इफेक्ट हुआ, ज़्यादा इनका इफेक्ट हो नहीं पाया। और पाकिस्तान की जो इस्टाब्लिशमेंट है वो तालिबान जो अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाता है उसको और हक्कानी नेटवर्क इनको एसेट मानती है, इनको मानती है कि ये इनके फ़ायदे की चीज़ है, और तहरीक तालिबान है सिर्फ उन पे वो कार्रवाई करता है पाकिस्तान जो है। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो रादुल फसाद में जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी अपनाई थी, यानी सिलेक्टिव टेररिज्म को ख़त्म करने का उन्होंने कोशिश किया था, प्रयास किया था, वो फेल हो गया था, तो क्या इस बार भी जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया है रादुल फसाद वो भी फेल हो जाएगा अगर पाकिस्तान इसी तरह की अगर पॉलिसी अपनाता है? तो पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का जो टेररिज्म है वो रेजिडुअल आतंकवाद या फिर बॉर्डर रिलेटेड नहीं है। पाकिस्तान का टेररिज्म जो है इस बात से रिलेटेड है कि वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म काफ़ी ज़्यादा है, और जो तहरीक तालिबान है वो तालिबान से ही अलग हुआ एक संगठन है। तो यह उसी का नतीजा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान एक सिलेक्टिव अप्रोच अपनाता है टेररिज्म को ख़त्म करने में, उसी वजह से ये आता है। इस बार डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस ये है कि पिछली बार जो जर्ब अजाब ऑपरेशन उन्होंने चलाया था, तो वो चलाया था उन्होंने खास करके यहाँ पे नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में, स्वात वैली में, खैबर एजेंसी में। ये सारे जो एरियाज़ हैं वो साथ लगते हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर लगते हैं। मैप नहीं है, मैप डालना भूल गया मैं। पाकिस्तान का मैप देखोगे तो आप ये सारे जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ एरिया लगते हैं, वजीरिस्तान, स्वात वैली और खैबर एजेंसी। और इस बार जो इन्होंने ऑपरेशन चलाया है रादुल फसाद, ये पंजाब के साइड एरिया में भी चलाएंगे। पंजाब का एरिया हमारे साथ में लगता है, भारत के साथ में बॉर्डर लगता है पंजाब का। और इस बार फ़र्क ये है कि ये सेक्टेरियन मिलिटेंट्स को भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ऐसा कम से कम इन्होंने कहा है। करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। सेक्टेरियन मिलिटेंट्स कौन होते हैं? जो रेडिकल इस्लाम वाले, जैसे जो मान लीजिए सिया है, सिया वाले सुन्नी को मारते हैं। तो इस प्रकार से जो रेडिकल इस्लाम है, जो
सुन्नी वाले जो हैं सिया को मारते हैं, और सुन्नी वाले जो सूफीज़ को मारते हैं, जो मॉडरेट इस्लाम की डेफिनेशन रखते हैं उनको मारते हैं। तो इस प्रकार से जो सेक्ट्स में भी आतंकवाद फैलाते हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान इस बार। अब बात यह है कि देखिए फ़र्क मतलब कुछ चीज़ें सेम हैं, उससे कमी उम्मीद है कि ये सारा ऑपरेशन सफल हो पाएगा। जैसे ये इस बार भी मिलिट्री ऑपरेशन ये है, तो काइंड ऑफ गैप बढ़ता ही जा रहा है, और आपको साफ साफ सिग्नल दिया कि कितना वहाँ पे गैप है, पॉलिटिकल और मिलिट्री गैप कितना है, और एथनिक टेंशन्स है वो भी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर में। तो रेशियल प्रोफाइलिंग भी हो रही है। जैसे वहाँ पे जो एक एथनिक ग्रुप है पाश्तून्स जो हैं, वो कहते हैं कि आप जो भी ऑपरेशन चलाते हो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ में चलाते हो, जो पाश्तून कम्युनिटी के खिलाफ में ये चलाते हो। और सिलेक्टिव टारगेटिंग ये होती है पाश्तून्स की सिंध में, पंजाब में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो ये देखिए ये जो पाश्तून्स है ना अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको ये लगता है पाकिस्तान वालों को कि अफगानिस्तान से आके हमारे देश में अटैक करते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आर्टिकल है ये। तो 2-3 क्वेश्चन हैं FAQ की फॉर्म में आए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की फॉर्म में, कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, कैसे यूजफुल हैं जो वेराइटीज़ हैं प्लांट्स या एनिमल्स की। तो ये सब काइंड ऑफ हमें पता है, थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से इसे। 90% जो ह्यूमन फूड सिक्योरिटी है वो इन पे डिपेंड करती है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स पे। 103 वैरायटी के प्लांट्स हैं जो बार बार उगाए जाते हैं, और हमें जो डिटेल नॉलेज है सिर्फ 1/5 स्पीसीज़ की है अभी, यानी 1/5 1/5 स्पीसीज़ की हमें प्रॉपर नॉलेज है, और 4/5 तो अभी ऐसी स्पीसीज़ जिनके बारे में हमें अभी प्रॉपर पता भी नहीं है। तो पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्लांट्स, एनिमल्स और इन सब के बारे में, अगर हम इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पता लगाना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट पे कितना प्रोटेक्ट होगा, और रिस्ट्रेंट की हमें आवश्यकता है। तो दूसरा अब ये आता है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी पे अभी थ्रेट उत्पन्न हो रही है। थ्रेट ऐसे उत्पन्न हो रही है क्योंकि देखिए पूरी प्लेनेट की पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है, रिसोर्स का कंजम्पशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, रिसोर्सेज काफ़ी कम है, स्पीसीज़ का लॉस है उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्यों ये बढ़ रहा है? देखिए काफ़ी तरीक़ों से जो है वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कम होता जा रहा है, लैंड को क्लियर कर दिया जाता है। अर्बनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, एलियन स्पीसीज़ काफ़ी बढ़ रही हैं, पेस्ट है उसकी प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ रही है, और ऐसे डिजीज़ मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी वजह से रोग होता है, ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से रोग होता है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हंटिंग है वो अनसस्टेनेबल है, और गैदरिंग ऑफ एनिमल्स ये भी काफ़ी नुकसानदायक है बायोडाइवर्सिटी के लिए। कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, देख लेना, नॉर्मली पॉइंट्स हैं। अब बात यह आती है कि देखिए किया क्या जा सकता है इन सबको रोकने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोकने के लिए। सबसे पहले तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि ताकि वुमेन ज़्यादा अवेयर होंगी, ज़्यादा एजुकेशन होगी, तो इनका ये मानना है कि जो फर्टिलिटी रेट है, रिप्रोडक्शन रेट है वो कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से फॉसिल फ्यूल्स है उनको कम जलाया जाए, जो उससे एमिशंस होता है उसको कम किया जाए, और इकोलॉजिकल वैल्यू सिस्टम है इससे कितना लॉस होता है, अगर इसको ये भी GDP में काउंट किया जाना चाहिए कि अगर हम जो इकोलॉजिकल के जो रिसोर्सेज हैं इनको यूटिलाइज कर रहे हैं तो कितना लॉस हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, उसको भी अकाउंटिंग में लाना चाहिए। और उसके बाद में देखिए अर्बन जो एग्रीकल्चर है वो एक्सपेंड होना चाहिए, खेती सिर्फ रूरल इलाकों में ना होकर अर्बन एग्रीकल्चर भी होना चाहिए। काफ़ी सारे उसके लिए नए इनोवेटिव मेथड्स पे इजाद किए गए हैं, जैसे वर्टिकल फार्मिंग जो है, और उसके अलावा जो स्पीसीज़ हैं सेंचुरीज वगैरह में भी उनको भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो काइंड ऑफ नॉर्मल पॉइंट्स हैं, नथिंग न्यू इन दिस। तो बस खत्म हो गई हमारी आज की डिस्कशन, कल फिर डिस्कस करेंगे। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।